जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम कोशिका का भाग 2 पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है उसका नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय को ही हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला बिंदु इसमें रहेगा कि इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो आपको इन्हीं के नाम से याद करना है, कैमिलो गोल्जी। कौन थे? गोल्जी काय के क्या थे? खोजकर्ता थे। आगे है इसी में कि इसकी संरचना या फिर इसकी आकृति किस प्रकार से होती है। तो जो मुड़ी हुई छड़ी होती है या फिर जो गुच्छा होता है उसके समान गोल्जी काय की क्या होती है? संरचना होती है। पेड़ पौधों में इस गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये बिंदु आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे है गोल्जी काय की जो झिल्लियां होती हैं वह सीधे तौर पर अंतः प्रद्रव जालिका, जिसे आप कहते हैं ER, के संपर्क में होती हैं। कहने का अर्थ है कि जो गोल्जी काय होता है वह अंतः प्रद्रव जालिकाओं से जुड़ा होता है। आगे है कि जो गोल्जी बॉडी होती है वह लाइसोसोम और एक और होता है पैरोक्सीसोम, इन दोनों के निर्माण में क्या होती है? ये सहायक होती है, ठीक है। आगे है इसमें, यह कोशिकाओं का मुख्य स्त्रवण अंग होता है। मतलब इसी के द्वारा कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने पदार्थों को बाहर निकालती हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है कोशिका के अंदर? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी ऊर्जा बना के दे रहा है कोशिका में, उस ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाना, अर्थात ऊर्जा का परिवहन किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के माध्यम से होता है। आगे है, इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक या फिर इसी में नाम लिखा ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से हम जानते हैं। आगे है, यह कोशिका का अंग जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। आगे है, यह कोशिका अंग स्तनधारी जीवों के रक्त की RBC में और जीवाणुओं में और जो नील हरित शैवाल होती उनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कहने का अर्थ है हम स्तनधारी जीवों की RBC और जीवाणु और नील हरित शैवाल की जो कोशिका होगी उनकी कोशिका के अंगों में यह जो गोल्जी बॉडी होता है वह उपस्थित नहीं होता है इन चीज़ों में, ठीक है। आगे है इसमें अगला कोशिका का अंग जिसका नाम है तारक काय। तारक काय को ही हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं तो बोबरी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारक काय की खोज कोशिका के अंदर की थी। इसकी जो संरचना होती है वह बेलन के समान इस प्रकार से क्या होती है? आधारित होती है, बेलनाकार होती है। आगे है, यह कोशिका का जो अंग होता है केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन जो पेड़ पौधों की पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बात आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे है, यह कोशिकाओं का प्रचलन अंग होता है। प्रचलन अंग का मतलब होता है लोकोमोटरी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला अंग। कौन सा होता है? हमारा तारक काय होता है। इसका जो मुख्य काम होता है कोशिका के अंदर वह कोशिका का विभाजन करना होती है। जिस प्रकार से कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 द्विगुणित होकर आगे बढ़ती हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं कोशिका का विभाजन। किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा होता है। आगे है कि इसे कोशिका के विभाजन का पुनर्निर्माण भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जिसे हम कोशिका का पुनर्निर्माण कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा तारक काय। आगे है, यह सीलिया और फ्लैजिला के बनने में मदद करता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर झिल्ली पर छोटे छोटे और बड़े बड़े आकार के रोम होते हैं। उन्हीं रोम को हम क्रमशः सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। बड़े आकार के रोमों को फ्लैजिला और छोटे आकार के रोमों को हम सीलिया कहते हैं। आगे है कि इस कोशिकांग को दो बेलनाकार संरचनाएं मिलकर एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? लंबवत हो जाती हैं। मतलब एक संरचना ऐसी मान लो बेलनाकार और दूसरी संरचना ऐसी मान लो बेलनाकार, दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? लंबवत। तो ऐसी जब आकृति बनती है तो उस केस में हम तारक काय के कोशिकांग को क्या कहते हैं? सेंट्रिओल कहते हैं। तो सेंट्रिओल किससे संबंधित होता है?
यदि प्रश्न इसका बनता है तो आपको इसमें याद रखना है कि यह तारक काय से संबंधित है। आगे है एक नोट लिखा है जिसमें कहा गया है कि मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पर होता है। तो जो हमारा यकृत होता है, जिसे ही हम जिगर या फिर लीवर के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है। और मानव शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? हमारे मस्तिष्क में, जिनकी कोशिकाओं का नाम होता है न्यूरॉन कोशिका। इसलिए मस्तिष्क में जब चोट लगती है तो वह देर में ठीक होती है, और यदि लीवर में चोट लग जाए तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो जो शरीर के जिस भाग में कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर चीज़ें जल्दी ठीक होती हैं, और जहाँ देरी से होता है वहाँ पे चोटें देर में ठीक होती है। ठीक है। अब आगे इसमें है अगला कोशिका का अंग जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे आप ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम इसकी खोज के बारे में। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कीथ R पोर्टर। इन्होंने सबसे पहले अंतःप्रद्रव जालिका की खोज की थी। ठीक है। इसकी जब संरचना या आकृति की बात आती है तो इसकी संरचना होती है समांतर नलिकाओं के समान, मतलब एक दूसरे के ऐसे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इस प्रकार से। इसको ये अपन क्या बोलते हैं, समानांतर नलिकाएं। आगे है यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में क्या है, उपस्थित होती है। कौन? अंतःप्रद्रव जालिका। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह केवल जंतु में था, तारककाय, लेकिन पेड़ पौधों में तारककाय उपस्थित नहीं होता है। आगे है यह कोशिका का जो अंग होता है वह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? लाइपो को आप कहते हैं लिपिड, और लिपिड का मतलब होता है हिंदी में वसा, और प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन। मतलब अंतःप्रद्रव जालिका वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका जो मुख्य काम होता है वह क्या होता है? कोशिका में आंतरिक संरचना का निर्माण करना होता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए अंदर हड्डियों का कंकाल है। ठीक है। उसी प्रकार से किसी भी कोशिका के अंदर जो कंकाल होता है, उसका जो अस्तित्व होता है जिससे वो बनी होती है, वही क्या कहलाता है? हमारा अंतःप्रद्रव जालिका कहलाता है। तो यह कोशिका के अंदर आंतरिक संरचना का निर्माण करता है, जो कि उसका अंतः कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है। आगे हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा कोशिका का अंग है जिसका नाम क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रव जालिका। इसमें ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी क्या है? ये कोशिका की समांतर नलिकाएं होती हैं। और जो ये बीच वाला जो पूरा हिस्सा है ये कहलाएगा आपका क्या? आंतरिक कंकाल। ये पूरा जब आपस में मिल जाएगा तो ये कंकाल तंत्र का निर्माण करेगा। और ये जो एक जो पहली वाली नली है, इसके अंदर का जो रिक्त स्थान होता है खाली, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। कोई भी ट्यूब हो, कोई भी पाइप हो, यदि उस पाइप के अंदर कुछ खाली स्थान है तो उस खाली स्थान का नाम हमेशा क्या होता है? ल्यूमेन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोशिका के कौन से कोशिका के अंग में ल्यूमेन पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। अब आगे है इसमें कि जो ER होती है, अंतःप्रद्रव जालिका, यह कोशिका को अंदर से दृढ़ता प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि ये कंकाल तंत्र होता है उसका। आगे है ER के कारण ही कोशिका के विभाजन के समय कोशिका का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसका मतलब है जब कोशिका में तारककाय कोशिका अंग के द्वारा विभाजन करना शुरू होता है, कहने का मतलब है जब कोशिका क्या होती है? पहली बार विभाजित होती है, 1 से 2 हो रही होती है, तो उसको विभाजन होने के बाद में उसको जो जगह चाहिए होती है उसको, तो वो जगह कौन प्रोवाइड करता है? हमारा ER प्रोवाइड करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? उसका सतही क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि अंतःप्रद्रव जालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, जिसे आप स्मूथ ER कहते हैं, और दूसरी होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका, जिसे आप रफ ER कहते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है? अंतःप्रद्रव जालिका। इसके बीच में एक ये डिवीजन पार्ट लगा हुआ है। तो इसके इस तरफ वाले हिस्से में छोटे छोटे जो कण हैं वह क्या है? अनुपस्थित हैं। लेकिन इसके इस तरफ वाले भाग में छोटे छोटे कण क्या हैं? उपस्थित हैं। तो अंतःप्रद्रव जालिका का ऐसा भाग
जहाँ पर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं उसे हम खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। और जिसमें छोटे छोटे कण अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते हैं, तो उसे अपन कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। आगे है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, लेकिन चिकनी वाली में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। आगे है कि जो खुरदुरी ईआर है इसमें प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, जबकि जो स्मूथ होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण होता है। तो ये दो बातें आपको इसमें याद रखना है कि जो हमारे पास अंतःप्रद्रव जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदुरी होती है। चिकनी वाली पर राइबोसोम नहीं होते हैं, खुरदुरी वाली पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और इसमें केवल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे इसमें नोट है जिसमें कहा गया कि अंतःप्रद्रव जालिका कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि वह उसके कोशिका के अंग का एक अंतः कंकाल होता है, इसलिए क्या करती है, उसको वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आगे अंतःप्रद्रव जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव तक, मतलब केंद्र से कहाँ जाना है आपको, कोशिका के द्रव में जाना है, तक अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाने के लिए रास्ता बना के देती है। कौन? अंतःप्रद्रव जालिका। ठीक है, अगला इसमें जो कोशिका का अंग है उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो नाम क्या याद रखेंगे, पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने। इसकी जो संरचना या जो आकृति होती है वह एक गुच्छे के समान होती है। गुच्छे को अपन थैलीनुमा संरचना भी कह सकते हैं। एक और नाम लिख देंगे आप इसमें, थैलीनुमा संरचना। आगे है इसमें, यह अति सूक्ष्म कण होते हैं। कौन से? राइबोसोम के। अभी ऊपर मैंने बताया था कि जो जो खुरदुरी वाली हमारी अंतःप्रद्रव जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये हमें किसने बताया था? पैलाडे जी ने। ठीक है, तो ये कण इतने छोटे होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है। ठीक है, यह कोशिका अंग खुरदरी ईआर पर उपस्थित होता है। मतलब जो राइबोसोम होता है यह मुख्य रूप से जो खुरदुरी वाली अंतःप्रद्रव जालिका है उसके ऊपर इस प्रकार से क्या होता है, उपस्थित रहता है। आगे है, अनेक गुच्छेदार संरचनाओं को। क्यों? क्योंकि राइबोसोम की संरचना कैसी है? गुच्छे के समान। और जब ये गुच्छे आपस में बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं अनेक गुच्छेदार संरचना को हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। तो एक ये वाला बिंदु और दूसरा ये वाला बिंदु कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है, अनेक प्रकार के राइबोसोम को जोड़कर क्या बनता है हमारा, पॉलीराइबोसोम, और उसी को अपन पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है इसमें कि राइबोसोम की जो गुच्छेदार संरचनाएं होती हैं वह प्रोटीन का और आरएनए का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं या उनका संश्लेषण करती हैं या उनकी बनी होती हैं। आगे है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे हम पीछे पढ़कर आए थे कि ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, तो नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार से राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और आकार के आधार पर ये राइबोसोम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं और यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम आकार में बड़े होते हैं और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें जो नया कोशिका का अंग है उसका नाम है लाइसोसोम। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एक वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन डी डुबे। इस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका के अंदर लाइसोसोम की खोज की थी। जब बात करते हैं हम लाइसोसोम की संरचना या आकृति की, तो जो छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती हैं जिन्हें अपन बोलते हैं वेसल्स, या इन्हीं को आप कह सकते हैं थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना के समान लाइसोसोम की आकृति होती है। आगे है, लाइसोसोम के चारों ओर एक पतली झिल्ली बनी होती है।
केवल एक ही झिल्ली बनी होती है, दो झिल्ली नहीं बनी होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है चारों तरफ। इसको हम दोहरी झिल्ली वाला जो कोशिका का अंग है वो नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, एक एकल झिल्ली वाला कोशिका अंग। ठीक है, इसी में आप लिख दें एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। ठीक है, आगे है कि यह जंतु कोशिका में तो क्या होती है, उपस्थित, लेकिन पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ये क्या होती है, अनुपस्थित। यहाँ पर ये राइट होगा और यहाँ पे ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये जल अपघटक एंजाइम क्या होते हैं, ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब कोई कोशिका अपने काम को ठीक से नहीं करती है तो ये जो एंजाइम होते हैं वह लाइसोसोम उनके ऊपर छिड़क देता है, जिससे वह जो कोशिकांग होता है वह मर जाता है या नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि लाइसोसोम के पास में अपने पास खुद का एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसमें मुख्य रूप से आता है प्रोटीएज और फॉस्फेज, दूसरा हो जाएगा राइबो न्यूक्लिएज। तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, जल अपघटक एंजाइम। यदि कोशिका के अंदर कोई कोशिका का अंग ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाए, तो उस केस में ये एंजाइम को उसके ऊपर छिड़क देता है, जिससे क्या हो जाता है, वो जो कोशिका का अंग है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अपन लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आगे है लाइसोसोम को, यहाँ पे कुछ इसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं, कोशिका के अंदर का पाचन तंत्र कहते हैं। पहला बिंदु, लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम या एटम बम कहते हैं। दूसरा बिंदु, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मचारी कहते हैं। तो ये चार बिंदु हैं जो कि लाइसोसोम को अन्य नामों के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको इसी में याद रखना है। आगे है, यदि किसी कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का रोग आ गया है, या कोई जीवाणु आ गया है, या कोई विषाणु आ गया है, तो ये जो एंजाइम उनमें से निकलते हैं, उस एंजाइम से वह उस कोशिका की क्या करती है, सुरक्षा करती है। मतलब लाइसोसोम जीवाणु और विषाणु से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये केंद्रक के साथ में मिलकर सभी प्रकार के जो कोशिका अंग होते हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। केवल किसको छोड़कर, केंद्रक को। देखिए, केंद्रक कोशिका के प्रत्येक अंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन जो लाइसोसोम होता है ये केंद्रक के साथ मिलकर सभी कोशिका के अंगों को कंट्रोल करवाने का काम करवाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, केंद्रक काम करेगा। ठीक है, अब आगे हैं इसमें रसधानियाँ। रसधानियाँ को आप रसधानी या वॉक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इनकी खोजकर्ता के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई अभी, लेकिन यदि मिलेगी तो मैं आपको कमेंट करके उसमें बता दूंगा अलग से। ठीक है, आगे है इसमें राजधानियों के बारे में जानते हैं हम कि यह कोशिका अंग के चारों ओर एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरा होता है, जिसे अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था इससे कि टोनोप्लास्ट किस कोशिका के अंग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा रसधानी या फिर वॉक्यूल्स। ठीक है, और जो ये रसधानियाँ होती हैं ये अर्धपारगम होती हैं, मतलब यह अपने में से यहाँ से कुछ चीज़ें इस तरफ चली जाने देती हैं और इस तरफ से इस तरफ आने देती हैं। ठीक है, आगे है रसधानियों के अंदर ठोस या फिर तरल पदार्थ भरे होते हैं। जो भी पदार्थ भरा होगा और या तो वह ठोस अवस्था में होगा, अन्यथा क्या होगा, वो द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, आगे रसधानियाँ जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, आगे है रसधानियों का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, तो जल का संग्रहण करना, कोशिका के अंदर जल को स्टोर करके रखना। कौन करता है ये काम, रसधानियाँ काम करती हैं। अब यहाँ पे दो डायग्राम बनाए, एक है हमारा जंतु कोशिका का, तो जंतु कोशिका की रसधानियों का आकार सामान्यतः पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी रसधानियों की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि पेड़ पौधों की रसधानियों का आकार बड़ा होता है। जंतु कोशिका की रसधानियों में जो जल होता है उसकी जो मात्रा होती है
वह कैसी होती है, अधिक होती है। जबकि पेड़ पौधों की राजधानियों का आकार भले ही बड़ा है, लेकिन इनमें जो जल की मात्रा होती है वह कैसी होती है, कम होती है। अतः आप कह सकते हो कि जंतु कोशिका की राजधानी का आकार छोटा, परंतु जल की मात्रा क्या होती है, अधिक। और पेड़ पौधों की राजधानी का आकार बड़ा, लेकिन जल की मात्रा कम होती है। ठीक है। एक और पॉइंट है कि पेड़ पौधों की जो राजधानियाँ होती हैं उनके रस को कोशिका का रस कहते हैं या फिर कोशिका रस कहते हैं। और यह जो रस होता है वह एक निर्जीव पदार्थ होता है। ठीक है। आगे है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, उनकी जो रसधानियाँ होती हैं, वैक्यूल्स, वह अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी काम करती हैं। तो ये बिंदु भी आपको इसी में याद रखना होगा। ठीक है। अगला कोशिका का अंग है लवक, जिसे आप प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। जब बात आती है इसकी खोज की, तो हेकल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पेड़ पौधों में लवक की खोज की थी। यदि बात करें हम इनकी संरचना या आकृति की, तो इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी के समान होता है। आगे है, जंतु की कोशिकाओं में ये जो लवक होता है वह अनुपस्थित होता है। उपस्थित लिख दिया मैंने, उल्टा लिखा है इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अनुपस्थित। और पादप कोशिकाओं में क्या होता है, ये उपस्थित। उल्टा लिखा है, इसको सही कर लेना आप लोग कि जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है। आगे है, इसकी जो अवस्थिति होती है वह कैसी होती है। तो जो कोशिका का द्रव होता है उसमें ये क्या होता है, पूरे कोशिका के द्रव में यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है। तो ये बात थोड़ा करेक्शन कर लेना कि जंतुओं में नहीं होती है लेकिन पादपों में होता है। आगे है कि जो ये लवक होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। इसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें अवर्णी लवक के बारे में बात करते हैं। तो आ मतलब होता है नहीं, वर्ण मतलब होता है रंग। मतलब पेड़ पौधों का ऐसा लवक जिसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है, और जिसमें रंग नहीं होता है उसी को अपन कहते हैं रंगहीन, कलरलेस। ठीक है। इसका मतलब होता है रंग का ना होना। आगे है कि यह पेड़ पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे पेड़ पौधों की जड़ें और भूमि के अंदर का तना। इन दो जगहों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और इन दोनों जगहों पर ये वाला लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। इस लवक का काम क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं वो जब भोजन बनाती हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए भोजन को इमरजेंसी वाली स्थिति में क्या करती हैं, आपातकाल की स्थिति में संग्रहित करने का काम करती हैं। इमरजेंसी कब लग जाती है इनमें, कि जब बसंत का मौसम आता है तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को पूरी तरीके से गिरा देते हैं। तो जब हरी पत्ती नहीं बचेगी पेड़ पौधों में तो भोजन कैसे बनेगा। तो उस स्थिति में जो आवर्णी लवक होता है वह अपने अंदर संग्रहित किए गए भोजन को पेड़ पौधे को जीवित रखने में प्रयोग करता है। ठीक है। आगे है, यह अमीनो अम्ल को फैटी एसिड में बदल देता है। कौन, आवर्णी लवक। और इसी के रूप में भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है। अगला है इसमें वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब होता है ऐसे लवक जो रंग को दर्शाते हैं, मतलब जिनमें रंग होता है, अर्थात यह रंगीन या फिर कलरफुल लवक होता है। यह हरे रंग को छोड़कर शेष सभी रंगों को दर्शाता है। तो पेड़ पौधों के ऐसे भाग जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं और जिनमें हरे रंग को छोड़कर शेष सभी रंग पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्णी लवक। और ये लवक कहाँ पाए जाते हैं, फल में पाए जाते हैं। और फल का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं फल की भित्ति, और फूल, बीज, तना, शाखा इत्यादि में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये 3 याद रखना है आपको, फल, फल की भित्ति, फूल और बीज। इन चारों चीज़ों में वर्णी लवक पाया जाता है।
आगे है जो पके हुए फल होते हैं, क्योंकि पके फलों में रंग होता है, ठीक है, उनमें सदैव वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ महत्वपूर्ण वर्णी लवकों के नाम लिखे जो कि पेड़ पौधों में रंगों को दर्शाते हैं। जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन वर्णक की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक की वजह से होता है। पपीते का पीला रंग जेंतोफिल वर्णक के कारण होता है। चुकंदर का जामुनी रंग बीटानून वर्णक के कारण होता है। गाजर या सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नाम के वर्णक के कारण होता है। तो इस प्रकार यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्णक के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो ये सभी नाम आपको इसमें याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हैं इसमें हरित लवक। हरित लवक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो पेड़ पौधों में केवल हरे रंग को बताने वाले लवक को हम हरित लवक कहते हैं। और ये वाले जो लवक होते हैं मुख्य रूप से पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश में होती हैं। तो पर्ण हरित में मुख्य रूप से क्लोरोफिल, जेंतोफिल और कैरोटीन नाम के 3 लवक पाए जाते हैं। कहने का मतलब है जो हरित लवक है इसी को अपन पर्णहरित कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन होता है, एक तो क्लोरोफिल होता है, एक कौन होता है जेंतोफिल होता है, और एक क्या होता है कैरोटीन। तो ये 3 तरह के लवक इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी में एक और बिंदु है कि जो पत्तियों का पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से, जो कि हरित लवक में पाया जाता है। आगे है इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों का भोजन बनता है। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जितने भी प्रकार के कच्चे फल होते हैं उनमें सदैव हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, आगे है इसमें सबसे पहले होगा आपका पौधा। पौधे में फिर क्या होंगी, पत्तियाँ। पत्तियों में आप क्या देखेंगे, उनमें छोटे छोटे रंध्र। रंध्र में आप क्या देखेंगे, उसके बाद हरित लवक। और हरित लवक के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। और नीचे वाला बिंदु हमने पढ़ लिया है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में मिलकर हरित लवक की उपस्थिति में अपने स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लवक के बारे में आज कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम आज की क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दें तो क्या होगा। श्वसन बंद हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, वसा संग्रहण रुक जाएगा, प्रोटीन बनना बंद रुक जाएगा। तो मैंने पढ़ाया था कि जो राइबोसोम होता है यह मुख्य रूप से प्रोटीन को फैक्ट्री कहलाता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का अंतः कंकाल बना होता है कोशिका भित्ति द्वारा, अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है यह मुख्य रूप से कोशिका के अंदर का अंतः कंकाल तंत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में हरित लवक होता है और उसकी 2 संरचनाएं होती हैं, एक तो होता है ग्रेना और एक और होती है क्या, स्ट्रोमा। तो ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियां जिनके में हरित लवक ग्रेना के साथ में नहीं होता है तो उनको अपन बोलते हैं क्रोमेटाफोर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है और जो हरित लवक होता है, इन तीनों में ये ग्रेना क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन क्रोमैटाफोर में ग्रेना उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला है हरे पर्णयुक्त पादप केवल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण केवल पर्ण में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रंग के बुर्ज सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पादपों बिना पर्ण हरित का भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा
ये वाला क्या है सही, और बाकी के सारे कथन क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो उसे आप कहते हैं अंतः प्रद्रव जालिका। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आवर्णी लवक, जिसे आप इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आवर्णी का मतलब ऐसे लवक जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वो कहाँ पर होती है? हमारी जड़। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, मतलब इसको कहते हैं वर्णी लवक, जो कि मुख्य रूप से फूल को और बीज को क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला जो हमारा लवक होता है उसको बोलते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें दीप द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो उसे अपन कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि यह अम्लीय होता है, और जब भी कोई पदार्थ अम्लीय होता है तो उसे अपन कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम में निकलने वाला जो एंजाइम होता है वह कैसा होता है? हाइड्रोलिटिक। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करता है, मतलब पचाने का भी काम करता है? तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम को हम कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो एक तो हो जाएगा आपका क्या? क्लोरोप्लास्ट, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी? कोशिका भित्ति। ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या है? भ्रमक, क्योंकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है लेकिन पेड़ पौधों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है लेकिन पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी काय क्या करता है? मुख्य रूप से कोशिका का विभाजन शुरू करता है, स्त्रावी होता है, पाचन रस उत्पन्न करता है या फिर शोषण करता है। ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये मुख्य रूप से कोशिका का एक स्त्रावी अंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो रसोई घर होता है वह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतः प्रद्रव जालिका के द्वारा संपन्न होता है? तो चिकनी जो अंतः प्रद्रव जालिका होती है वह मुख्य रूप से लिपिड का या फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का काम होता है कि कोशिका के अंदर जो पाचन होता है उसको मुख्य रूप से पूर्ण करना, क्योंकि प्रोटीन के लिए होते हैं राइबोसोम। ठीक है, वसा का संश्लेषण कौन करता है? अंतः प्रद्रव जालिका। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रद्रव जालक या ईआर की खोज किसने की थी? तो मैंने पीछे पढ़ाया था कीथ आर पोर्टर। तो ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतः प्रद्रव जालिका की खोज की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम का निर्माण होता है? तो जो गोल्जी बॉडी होती है यह मुख्य रूप से क्या करती है, लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। इस क्लास में हमने कोशिका के अन्य जो कोशिका अंग थे उनके बारे में जाना और हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ठीक है। इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ रहेगी वह आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।